बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जब उसने कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन किए थे, वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा करना भी तो बहुत जरूरी था। कल रात जब मैं कमरे में गया था और वो औरत जब कमरा बंद करके वहां से चली गई थी, तो मैंने एक नजर उस लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नजर उसकी खूबसूरती से हटी नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं क्या, कोई भी लड़का उसका फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत मुझे नजर आ रही थी। उसकी शराफत देखकर मेरा दिल मुझे गलत काम करने से रोक रहा था। मैं भी तो बहुत ज्यादा मजबूर था और मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैं कमरे में इधर उधर टहल टहल कर सोच रहा था कि अल्लाह मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे कि मैं कुछ गलत भी ना कर सकूं और मुझे पैसे भी मिल जाएं। अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक मुझे टेबल पर एक डायरी रखी हुई नजर आई। ये डायरी ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उस डायरी को शायद उस लड़की ने अपने हाथ से ही बनाया था। मैंने डायरी को खोला और पढ़ने के लिए बैठ गया। उस डायरी में उस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी और उसकी जिंदगी की कहानी भी थी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि ये औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको ये साबित किया हुआ है कि मैं पागल हूँ और ये मुझे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती जहां पर मेरे अपने ही मुझ पर जुल्म करे। ये औरत हमेशा मुझे मेरे पापा की नजरों में गिराने के लिए तैयार रहती है। मेरे पापा मुझसे नाराज रहने लगे हैं। उन्हें भी यही लगता है कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसी हरकतें करने लगी हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये औरत मुझे घर से निकालकर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। और भी उस डायरी में बहुत सी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दहल गया था। उस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी ये सौतेली माँ मेरे साथ काफी कुछ कर चुकी है। अब मेरे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब आगे अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की और मेरे पापा की नजरों में मुझे गलत साबित किया तो मैं खुदकशी कर लूंगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था। वो बेचारी बचपन से ही बहुत परेशान थी। मुझे उस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और अब उसकी सौतेली माँ थी कि उसने मुझे काम दिया था कि मैं उसके साथ एक रात गुजारूं। मैं समझ गया था कि इसकी माँ इस पर गलत इल्जाम लगाकर इसे बदनाम करना चाहती है ताकि वो अपने पापा की नजरों में गिर जाए और उसका पापा अपनी जायदाद से अपनी बेटी को निकाल दे। भले ही मैं उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे ये काम करने से रोक रही थी। अब तो मैं समझ गया था कि अगर उस लड़की के साथ और ज्यादा गलत किया गया तो ये लड़की अपनी जान ले लेगी और मैं एक मासूम लड़की को अपनी वजह से मरने नहीं देना चाहता था। अगर वो होश में होती और अपनी मर्जी के साथ ये सब कुछ करती तो अभी शायद मेरी ईमानदारी मुझे उसके साथ ये सब करने से रोक लेती, मगर वो बेखबर सो रही थी। हो ना हो उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको बेहोश किया है ताकि जब इसे होश आए तो इसकी इज्जत लूट चुकी हो। लेकिन ये औरत इस बेचारी की बहुत ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी। वो औरत जैसी भी थी तो उसकी माँ ही, और फिर एक औरत ही दूसरी औरत की इज्जत खराब करने पर तुली हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करने का फैसला कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने उसे जगाने की कोशिश की मगर वो जाग ही नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद बार बार आवाजों की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वो जागी उसने अपने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वो बहुत घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो चीख कर मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज भी उसके जैसे ही प्यारी थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो कुछ उसकी माँ ने मुझे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक औरत होते हुए इस हद तक भी गुजर सकती है। सही कहा है किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वो कभी भी आपके साथ सगे जैसा रवैया नहीं कर सकती। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने मामा पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था
और जो उनकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वो मेरे पापा ने मेरी माँ के इलाज पर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया और वो इसी गम में बर्बाद होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये बंगला मेरे नाम था, मैं इस बंगले की मालिक थी और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि उन्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। अब मेरी उम्र 15 साल हो गई थी और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी, और इसी तरह मेरे पापा की शादी मेरी सौतेली माँ के साथ हो गई, क्योंकि ये मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और ये तलाकशुदा थी। इस औरत के शौहर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पापा ने उससे शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि ये औरत मेरे पापा और उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इस औरत ने इस बंगले में आने के बाद एक मेरे खिलाफ चाल चली, क्योंकि ये औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो बची कुची प्रॉपर्टी थी वो काफी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी है वो यही है। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, वो काफी पैसे कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिजनेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को हमेशा यही बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये बंगला इसके शोहर की बेटी के नाम क्यों है। हालांकि वो अब मेरे पापा की बीवी बनकर इस घर में आ गई थी, तो ये बंगला उसके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वो औरत हर बार मुझे धुतकार देती थी। मेरे पापा के सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके पीछे मुझ पर जुल्म करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी तरह से मेरी उम्र 16 साल हो गई और उस औरत ने मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी कभी मेरे पापा मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी कभी वो मुझ पर उस औरत के लिए हाथ भी उठा दिया करते थे। उस औरत ने मेरी ऐसी अजीब अजीब हरकतें मेरे पापा को बताई कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और सिर्फ मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 7-8 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले ले, लेकिन अभी तक मेरे पापा के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन वो औरत यही चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद लेकर इस औरत के नाम कर दे, क्योंकि वो उनकी बीवी बनकर इस घर में आ गई है और इस पर अब उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर मैं उसको अपना बंगला भी दे दूं तो वो बदले में मुझे प्यार दे, लेकिन वो औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वो मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उसके नाम अपना बंगला कर दिया तो वो मुझे और मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा खराब कर देगी। वो मेरी जिंदगी पहले ही काफी खराब कर चुकी है, क्योंकि वो मुझे पागल साबित कर चुकी है, मेरे पापा को मेरे खिलाफ कर चुकी है, और तो और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बिल्कुल बंद हो गया। इसीलिए तो इस औरत ने ये चाल चली कि वो तुम्हें मेरे कमरे में एक रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लग रहे होंगे, ताकि वो सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पापा को दिखाए, और इस बार मेरे पापा मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल देंगे और वो औरत इस घर में खुशी खुशी ऐश करेगी। वो लड़की जोर जोर से रो रही थी, कहने लगी मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं मरना चाहती हूँ। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारा फायदा उठाऊं। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में तुम्हारी डायरी ने सब कुछ बता दिया है। वो कहने लगी तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे? मैंने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं। मैंने फिर उसे अपने प्लान के बारे में बताया और मैं शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए थे और वहां से निकल आया था। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक उस लड़की अनीला ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो मुझे उस औरत ने फोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं उसे अपने साथ ले आया था और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अनीला के पापा 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब 2 दिन के बाद वो घर आए
तो अनीला की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुंह काला किया है, अब जल्दी से उसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। अनीला की माँ ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चली ही नहीं क्योंकि मैंने कैमरे की तार खराब कर दी थी, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि अनीला मुझे बता चुकी थी कि उस कमरे में जरूर कैमरे होंगे। और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास एक